आज की कहानी है केरल के एक औरत की जिसकी मौत होती है एक सांप के काटने से। बॉडी का पोस्टमार्टम उस औरत का होता तो है ही, साथ में उस सांप की बॉडी का भी पोस्टमार्टम होता है जिसने उसे काटा था। नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और एक बार हम फिर लेकर आए हैं हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल क्रिडेंस स्टूडियो का नया नवेला शो क्राइम टेल्स। पिछली कहानियों की तरह आज की कहानी भी बहुत ही अनूठी है। आज की कहानी है केरल के एक औरत की जिसकी मौत होती है एक सांप के काटने से। बॉडी का पोस्टमार्टम उस औरत का होता तो है ही, साथ में उस सांप की बॉडी का भी पोस्टमार्टम होता है जिसने उसे काटा था। सुनकर अजीब लग रहा है ना? कहानी का सिलसिला हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से आपको एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कंटेंट अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट एक्चुअली में बहुत ही वैल्यूएबल होगा हमारे लिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है केरला में रहने वाली उत्तरा की। उत्तरा के ऊपर काल सर्प दोष था। जो काल सर्प दोष के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ऐसे लोगों की लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सांप से उनको बच के रहने की एडवाइस की जाती है। उत्तरा का ये काल सर्प दोष का जो भय था वो इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कोई सांप किसी दिन उसके सामने आ जाएगा और उसे डस के चला जाएगा। और ऐसा हुआ भी। उत्तरा की मौत एक बहुत ही जहरीले कोबरा के डसने से हुई थी। कहानी को हम लोग थोड़ा सा पीछे लेकर के जाते हैं। उत्तरा जब पैदा हुई और उसकी कुंडली में जब ये दोष का पता चला तो उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि इस दोष का कुछ समाधान निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तरा धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। उसको बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में उसके माता पिता रखते थे, क्योंकि वो एक अकेली औलाद थी अपने पेरेंट्स की और उसके पेरेंट्स हर हाल में उसकी सिक्योरिटी चाहते थे। फैमिली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी, काफ़ी पैसे थे इनके पास। उत्तरा के पिताजी एक बिजनेसमैन थे, माँ एक प्रिंसिपल थी, तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो उत्तरा बड़े ही लाड प्यार से पली बढ़ी थी। उत्तरा बड़ी हुई, फिर समय आया उसकी शादी का और उसके घर वाले उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में लग गए, लेकिन कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर काल सर्प दोष था। ऐसे में बहुत छानबीन के बाद उत्तरा के परिवार को सूरज मिला। सूरज हर मामलों में एक सही इंसान था, एक राइट मैच था उत्तरा के लिए, और वो इस काल सर्प दोष के कॉन्सेप्ट पर बिलीव भी नहीं करता था। सूरज इन कंपैरिजन टू उत्तराज फैमिली काफ़ी ही नॉर्मल और मॉडेस्ट फैमिली को बिलोंग करता था। वो खुद एक बैंक में काम करता था और उसके घर में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। तो ये शादी हो जाती है। उत्तरा के परिवार वाले उसको बहुत ही धूमधाम से विदा करते हैं और वो अपने दामाद को अपनी इकलौती बेटी के लिए दहेज में ढेर सारा कैश, सोना और गिफ्ट्स देते हैं। उत्तरा और सूरज की ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हालांकि उत्तरा एक छोटे परिवार से थी जिसके घर में सिर्फ माँ बाप और वो एक अकेली संतान थी और वो काफ़ी पैम्पर्ड थी। तो वहाँ से निकलकर इस परिवार में आने के बाद थोड़ी बहुत खटपट उसे महसूस होती है। एडजस्टमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है उसे, लेकिन सूरज क्योंकि उसके साथ हमेशा सपोर्ट में था तो लाइफ वॉज लिटिल ईजियर फॉर हर। ऐसे में समय आगे बढ़ता है और साल 2019 में इन्हें एक बेटा पैदा होता है। पूरा परिवार खुशियाँ मना रहा होता है। ऐसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और 2020 फरवरी में एक बहुत ही बड़ा पड़ाव आता है उत्तरा की ज़िंदगी में, क्योंकि उसका एक डर उसके सामने आ जाता है। उसे एक सांप नज़र आता है अपने घर में, और जैसे वो सांप को देखती है वो चिल्ला चिल्ला करके अपने पति को आवाज़ देती है। उसका हस्बैंड भाग करके उसके पास आता है और सांप से उसे बचाता है और वो तुरंत उस सांप को उठा करके घर के बाहर फेंक देता है। उत्तरा के लिए इट वॉज़ अ नाइटमेयर। फिर भी सूरज उसे सपोर्ट करता है, उसे काम करने की कोशिश करता है एंड ये लोग फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। 4 दिनों के बाद 2 मार्च को उत्तरा का डर फिर से एक रियलिटी बन जाता है। उत्तरा जब रात में सो रही होती है तो उसे उसी सांप ने काट लिया होता है। अगले दिन जब पूरे परिवार को पता चलता है कि उत्तरा को सांप ने काटा है, परिवार वाले जैसे तैसे उत्तरा को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है।
कुछ 3 सर्जरीज और 52 दिनों तक उत्तरा हॉस्पिटल में एडमिटेड होती है। हॉस्पिटल से निकलने के बावजूद भी वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाती। ऐसे में उसके घर वाले सूरज को कहते हैं कि वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के जाएंगे और कुछ दिन उसकी अपने साथ देखभाल करेंगे। सूरज अपने बेटे को लेकर के उत्तरा से दूर अपने घर पे रह रहा होता है और उत्तरा अपने माँ बाप के केयर में अपने घर में रह रही होती है। समय आगे बढ़ता है और 6 मई को सूरज उत्तरा से मिलने के लिए आता है और उस रात वो उसी के साथ रुक जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, नॉर्मल सा दिन होता है, उत्तरा की माँ आती है उत्तरा को जगाने के लिए, सूरज को जगाने के लिए। सूरज तो उठ जाता है लेकिन उत्तरा नहीं उठती है। सबको अजीब लगता है, वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बट शी इज़ इनएक्टिव। उसे फिर से परिवार वाले भाग भाग करके अस्पताल लेकर के जाते हैं बट वहाँ पता चलता है शी इज़ ब्रॉट डेड। उसे किसी सांप ने काटा था। घर वालों को अजीब लगता है कि उसे आखिर कोई सांप कैसे काट सकता है। घर आकर जब वो घर में छानबीन करते हैं, घर में पता लगाते हैं तो एक्चुअली उन्हें 5 फीट लंबा कोबरा अपने घर में छिपा मिलता है। उस कोबरा को घर वाले कंट्रोल करते हैं और उसी समय मार के पीछे गार्डन में दफना देते हैं। उत्तरा का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में भी पता चलता है कि उसे कोबरा ने काटा और उसके काटने से ही उसकी मौत हुई है। सूरज का रो रो के बुरा हाल होता है और वो सबको यही कह रहा होता है कि काल सर्प दोष ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया। सभी यही मान रहे होते हैं लेकिन उत्तरा के पिताजी को इस बात पे यकीन नहीं होता। उन्हें ये बात थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है और उन्हें लग रहा होता है कि उनकी बेटी की मौत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो एक स्नेक एक्सपर्ट से मिलते हैं जिसका नाम था बाबा सुरेश। बाबा सुरेश को जब सारी घटनाएं बताई जाती है तो उन्हें भी लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाबा सुरेश को पता चलता है कि पहला सांप जो उत्तरा के घर में दिखा था उसका नाम था रसल्स वाइपर। अब रसल्स वाइपर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सांप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, ना ही वॉल्स पर क्रॉल कर सकता है। और उत्तरा के कमरे में जहाँ पे ये सांप देखा गया था वो कमरा था 1st फ्लोर पे, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी तरीके से खुद से उसके कमरे में नहीं पहुँच सकता था, तो उसे वहाँ ज़रूर लाया गया था। और दूसरा सांप कोबरा। कोबरा की भी कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली तो वो कभी रात को शिकार नहीं करता और दूसरा वो कभी भी किसी सोए हुए पर हमला नहीं करता। और उत्तरा के केस में ये दोनों ही चीज़ें थीं। वो रात को उसके कमरे में पहुंचा और उत्तरा सो रही थी जब उसको कोबरा ने काटा, तो डेफिनेटली ये सिनेरियो भी कहीं ना कहीं सस्पिशियस था। ऐसे में उत्तरा के फादर, उनका शक कंफर्म्ड हो गया था कि उनकी बेटी की मौत सस्पिशियस थी। सांप ने उसे ज़रूर काटा था लेकिन शायद उस सांप को उसको ज़बरदस्ती कटवाया गया था। इस बात की पुष्टि होने के बाद वो सीधा जाते हैं कोलम एसपी से मुलाकात करते हैं। कोलम एसपी उस समय हरिशंकर जी थे और उनको वो ये सारी बातें बताते हैं। एसपी हरिशंकर को उत्तरा के पिता की बातों में दम नज़र आता है। वो एसआईटी के फॉर्मेशन का ऑर्डर दे देते हैं। एसआईटी शक के बिना पर सूरज को उठाकर पूछताछ करती है। हालांकि सूरज इस बात से डिनाई करता है कि उसका अपनी पत्नी की हत्या में कोई हाथ है। इनफैक्ट वो इस बात से भी डिनाई करता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है। वो बार बार एक ही बात रिपीट करता है कि उत्तरा की मौत काल सर्प दोष के कारण हुई है। हालांकि पुलिस सूरज से पूछताछ के साथ साथ और भी एविडेंसेस कलेक्ट करने में लगी हुई थी। पुलिस जब उत्तरा के घर के आसपास छानबीन करती है तो उन्हें एक डब्बा मिलता है जिसमें एक छेद था। उन्हें ऐसा लगता है कि उसी डब्बे का इस्तेमाल किया गया होगा सांप को उस जगह पर लाने के लिए। जब उस डब्बे को फॉरेंसिक्स के लिए भेजा जाता है तो उसमें एक्चुअली सांप के डीएनए मिलते हैं। उत्तरा के घर के गार्डन में दफन उस सांप के अवशेष को निकाला जाता है और उसके डीएनए को डब्बे में मिले डीएनए से मैच किया जाता है एंड इट्स अ मैच। साथ साथ पुलिस जब सूरज को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो उसके इंटरनेट एक्टिविटीज़ को स्टडी करने पर उन्हें पता चलता है कि सूरज पिछले 1 साल से सांपों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। सांपों को कैसे कंट्रोल किया जाता है इस बारे में वो पता लगा रहा था।
उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो एक लोकल सपेरे से भी टच में था। उस सपेरे का नाम था सुरेश कुमार। पुलिस जब सुरेश कुमार के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है, तो सुरेश कुमार बताता है कि उसने सूरज को 2 सांप बेचे थे कुछ ही महीनों के बीच, और दोनों सांप उसने 10-10 हज़ार के कीमत पर बेचे थे। एक सांप था रसल्स वाइपर, वो पहला सांप जिसने उत्तरा को अटैक किया था, और दूसरा सांप था वो कोबरा। शायद उसी कोबरे का इस्तेमाल किया गया था उत्तरा के मर्डर में। अब इन सारे एविडेंसेस को पुलिस कलेक्ट करती है और सूरज के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है। सूरज को अरेस्ट किया जाता है। सूरज हालांकि अब भी यह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन पुलिस उस लोकल सपेरे सुरेश कुमार को जब अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो वो सरकारी गवाह बनने को राज़ी हो जाता है। इस बेसिस पर पुलिस एक स्ट्रॉन्ग केस सूरज के अगेंस्ट बनाती है और 1000 पन्नों का चार्जशीट उसके खिलाफ दायर करती है, और फाइनली कोर्ट उसे गिल्टी करार करती है। कोर्ट ने उसे 17 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। हालांकि उत्तरा के पेरेंट्स यही डिमांड कर रहे हैं कि उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए, लेकिन चूंकि सूरज फर्स्ट टाइम क्रिमिनल था, इसीलिए कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा नहीं दी और उसे जेल भेज दिया। उत्तरा के पेरेंट्स के हाथ अब कुछ नहीं है। जब उत्तरा थी उनके पास तो उन्होंने उसकी खुशियाँ पैसों से खरीदनी चाहिए। आज की इस ट्रैजिक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। उत्तरा के पेरेंट्स ने कोशिश की कि ढेर सारे दहेज देकर वो अपनी बेटी की खुशियाँ खरीद लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो खुशियाँ थी भी वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी और एक मिथ्या थी। इसी थॉट के साथ हम अपनी आज की कहानी कंक्लूड करते हैं। एक बार फिर हम मिलेंगे एक नई ट्रू क्राइम स्टोरी लेकर। तब तक आप अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।